नमस्कार। भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। 2020 में जो गलवान वैली में युद्ध हुआ था, उसके बाद जो तनाव बढ़ा, उस तनाव के बाद भारत और चीन के संबंध बहुत खराब हो गए और उसके बाद कोशिश की गई डिसएंगेजमेंट की, लेकिन हो नहीं पा रहा था। दोनों सेनाएं आमने सामने थी बॉर्डर पर। डेपसांग और डेपचॉक पॉइंट, इन दो जगहों से अब ऐसा बताया जा रहा है कि सेनाएं पीछे हटना शुरू हो चुकी हैं और उनके टेंट और तंबू वगैरह जो वहां थे, शेड वगैरह लगाए गए थे, वो कहा यह जा रहा है कि 50%, 40% से 50% तक डिसएंगेजमेंट हो चुका है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, और इससे किसको परेशानी है ये भी हम समझेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त एक्स रॉ ऑफिसर एन.के. सूद साहब। स्वागत है सर आपका। नमस्कार पांडे जी, नमस्कार। सूद साहब, बड़ा महत्वपूर्ण समझौता हुआ है भारत और चीन के बीच में। हालांकि कुछ लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन भी इस पर रेज हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो एक टेंशन थी वो भारत ने डिप्लोमेसी के जरिए इसको हल किया है। और ये सब कैसे हुआ सर, जरा हमको समझाइए। देखिए, एक्चुअली आपको मैं बड़ा क्लियर कह दूं कि जब से इंडिया और पाकिस्तान, जब चाइना सामने खड़े थे, तिब्बत पे कब्जा किया, तब से चाइना की इंटेंशन थी इंडिया के कुछ एरिया पे कंट्रोल करने की। वो अब भी कहता है कि जो लेह लद्दाख है हमारा पार्ट है, उसको क्लेम करता है, और साथ में कहता है कि जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वो पार्ट ऑफ चाइना है, तिब्बत का पार्ट है, उस पर भी क्लेम डालता है। और 62 के अंदर उसने इंडिया पे अटैक भी किया। अटैक करके उसने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया की जो लैंड थी अक्साई चीन की, उसको कब्जे में रखा। जब कांग्रेस से क्वेश्चन रेज किया गया तो कहते कि वो उस वहां तो घास भी नहीं उगती, हम क्यों उसके ऊपर कोई बात करें, क्योंकि किसी का एजेंडा नहीं था कि चाइना को काउंटर करना, चाइना को कंट्रोल करना या चाइना को क्वेश्चन करना। नेहरू के टाइम में इवन जो हमारे बॉर्डर एरिया से वहां पे आर्मी को डिप्लॉय नहीं किया गया था, क्योंकि नेहरू नहीं चाहते थे कि चाइना को किस तरीके से उकसाया जाए। इवन तवांग के अंदर एक किसी आर्मी के ऑफिसर ने वहां पे जब अपने लोगों की पोस्टिंग की तो नेहरू ने उसको डांट के वहां से भगा दिया। तो सारा का सारा एरिया खाली पड़ा था। मैं गया हूँ अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और जहां तक बात करते हैं लेह लद्दाख की, वहां भी मेरे कुलीग पोस्टेड रहे। तो यहाँ पे जो था ना, बहुत साल से, जब 2017 में डोकलाम हुआ, एक्चुअली डोकलाम जो पार्ट है वो है भूटान का, लेकिन इंडिया भूटान की सिक्योरिटी देखता है। डोकलाम इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों वो लाई करता है ट्राई जंक्शन ऑफ सिक्किम, भूटान और तिब्बत, और वहां पे एक रोड बना रहा था चाइना। तो इंडियन फोर्सेस ने उसको रोड बनाने से मना कर दिया, क्योंकि अगर चाइना वहां रोड बनाता तो सिक्किम के बॉर्डर के पास आ जाता और वहां से हमारे चिकन नेक को टारगेट कर सकता था। इसलिए इंडिया ने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया, और इससे चाइना परेशान था। 73 दिन तक हमारा स्टैंड ऑफ रहा, 2017 की बात है, और उसके बाद स्टैंड ऑफ खत्म हो गया, चाइना को विड्रॉ करना पड़ा। इसी तरीके से जो लेह लद्दाख का एरिया है, वहां पे हमने ना रोड बनाए ना कोई डेवलपमेंट का काम किया। लेकिन जब से पीएम मोदी आए तो उन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर दिया। टनल्स बन रही थी, ब्रिजेस बन रहे थे, और रोड्स भी बनाए जा रहे थे। आर्मी एक्टिव हो गई थी यहाँ पे, और तब चाइना ने इंडिया को रोक दिया। और जब चाइनीज फोर्सेज आगे आ गई तो हमारी फोर्सेज भी वहां चली गई। तो तब से वहां पे स्टैंड ऑफ चल रहा था। लेकिन जून 2020 से उसके बाद चाइना ने कुछ हमारे सोल्जर थे अनार्म्ड, उन पे अटैक कर दिया, क्योंकि वहां पे 1980 के आसपास एक एग्रीमेंट साइन किया गया था दोनों कंट्रीज के बीच में कि कोई एक दूसरे के ऊपर गोली चलाएगा। वो एग्रीमेंट आज तक वैलिड है, क्योंकि जब 62 में तो इन्होंने अटैक कर दिया था हमारे ऊपर, लेकिन 67 में चाइना फिर हमारे कुछ एरिया के अंदर घुस गया था, और तब हमारे 80 सोल्जर मारे गए, चाइना के 200 मारे गए। तो चाइना उस टाइम से थोड़ा सा कॉशियस था। लेकिन अगर हम कोई डेवलपमेंट करते थे अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस टाइम में, कहते थे हम ये डेवलपमेंट नहीं करेंगे, अगर यहाँ रोड बनाएंगे तो चाइनीज आ जाएंगे। ये स्टेटमेंट दी उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर एंटनी ने 2012 में, कि रोड हम इसलिए नहीं बना रहे कि चाइना आ जाएगा। लेकिन जब से पीएम मोदी आए, रोड्स भी बन रहे हैं, डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 8 ALG एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बना दिए गए हैं, जहां पे हमारे फोर्सेस के प्लेन लैंड कर सकते हैं, सप्लाई दी जा सकती है, और साथ में ब्रह्मोस मिसाइल लगा दिए गए वहां पे। इसी तरीके से जो लेह लद्दाख का एरिया, वहां पे 3 ALG बना दिए गए थे, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड। और वहां पे जो हमारी फोर्सेस खड़ी थी उनको पूरी सपोर्ट दी जा रही थी, टैंक रख दिए गए वहां पे, सब कुछ तैयारी करती, और हम वहां पे स्टैंड खड़े थे चाइना की तरफ। और ये उम्मीद की जा रही थी, चाइना को एक्चुअली इनपुट मिलते थे राहुल गांधी से, क्योंकि राहुल गांधी जब तब पूरी इंफॉर्मेशन दिया करते थे इनके एम्बेसडर जो इंडिया के अंदर पोस्टेड है। और चाइना था कि इंडिया तो स्टैंड नहीं कर सकता, लेकिन पीएम मोदी का किसी को पता नहीं था कि एजेंडा क्या है। पीएम मोदी ने अपनी सेना को खड़ा करके रखा। आपको पता है यहाँ पे कई बार डिमॉन्स्ट्रेशन होती थी, किसानों के जो डिमॉन्स्ट्रेशन हुई, रोड ब्लॉक हो जाते थे, और उसका एक पर्पस था कि जो हमारी फोर्सेस वहां खड़ी हैं उसको सप्लाई न जाए।
लेकिन फिर भी सप्लाई दी गई कि इतना अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था हमारी गवर्नमेंट ने। लेकिन अब हमारे 50,000 सोल्जर खड़े थे लेह लद्दाख के अंदर, और ये हमारे लिए चिंता की बात थी क्योंकि ठंड ज्यादा है। तो हमने अभी रिसेंटली उनको, पहले तो हमने उनको बुलेट प्रूफ जैकेट और वेस्ट दिए, लेकिन रिसेंटली हमने वहां पे उनके लिए घर बना दिए थे, टेंट लगा दिए थे जो -30 और -40 डिग्री के अंदर मेंटेन कर सकते हैं, और ये टेंट लगा दिया हमने एक्साई चेन के अंदर। तो हमारी फोर्सेस वहां पे बॉर्डर पे खड़े होकर के टेंट से रह सकती थी, और इंडिया के जो रॉ के जो एसएसएफ कमांडोज हैं जो उसी एरिया को बिलोंग करते हैं उनको भी वहां रख दिया। फिर लेह लद्दाख लेह स्काउट्स जो उसी एरिया को रहते हैं उनको हमने आर्मी के अंदर रिक्रूट कर लिया, और वो वहां पे वो भी खड़े थे, हमारे सोल्जर्स भी खड़े थे। तो इंडिया वहां पे खड़ा था, लेकिन हमें दिक्कत तो थी, दिक्कत चाइना को भी थी, लेकिन और ये बात चल रही थी कई साल से कि बॉर्डर पे ऊपर वहां से हटा लिया जाए। यहाँ पे बॉर्डर पे 21 राउंड्स ऑफ मिलिट्री कमांडर लेवल टॉक्स हुई थी, 31 राउंड ऑफ WMCC मीटिंग्स हुई थी, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। और पीएम मोदी जब के बड़े अच्छे रिलेशन चाइना के साथ, जब पीएम मोदी पावर में आए थे तो चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से 5 बार जाके मिले थे चाइना के अंदर, और चाइनीज प्रेसिडेंट भी इंडिया के अंदर आए थे एक बार। और पीएम मोदी के पहले टेन्योर के अंदर चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ 12 मीटिंग्स हुई थी। लेकिन जब से ये डोकलाम का चक्कर, जब से हमारा डोकलाम का चक्कर हुआ तो पीएम मोदी थोड़ा सा अवॉइड किया। लेकिन जब चाइनीज फोर्सेस हमारी फोर्सेस के सामने खड़ी हो गई लेह लद्दाख पे, तो पीएम मोदी ने जी जिनपिंग से मिलना बंद कर दिया। इनके फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ी कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी नहीं मिले। इनके जो बाकी ऑफिशियल थे उन्होंने भी कोशिश की, पीएम मोदी नहीं मिले। और फाइनली चाइना परेशान भी था, परेशान तो इंडिया भी था। लेकिन आपने रिसेंटली देखा होगा किस तरीके से यूएस इंडिया को टारगेट कर रहा था, किस तरीके से पन्नू और निज्जर के इशू पे इंडिया को बार बार कुछ ना कुछ बातें कर रहा था। तो इंडिया भी चाहता था कहीं से निकले। लेकिन जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई उससे पहले चाइना ने अनाउंस कर दिया फाइनली कि हम अपनी फोर्सेस को बॉर्डर से विड्रॉ करने को तैयार हो गए, और दोनों कंट्री का एग्रीमेंट हो गया। और जब ब्रिक्स की समिट जो अक्टूबर 21 से 22 तक हुई, पीएम मोदी भी गए और जी जिनपिंग भी गए। तो ये सारा का सारा इसके अंदर जो विड्रॉल का काम था उसके अंदर एक मेन रोल प्ले किया गया रशिया के द्वारा जी। क्योंकि इस ब्रिक्स की मीटिंग से जब ये विड्रॉ कर लिया गया तो पीएम मोदी चले गए, जी जिनपिंग भी चले गए रशिया के अंदर, दोनों की आपस में मीटिंग भी हुई। और इसकी वजह से जो मतलब जो आप रशियन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन उनको निगलेक्ट किया हुआ था, वो सेंटर स्टेज में आ गए क्योंकि ब्रिक्स की मीटिंग के अंदर 34 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया। ब्रिक्स के अंदर 5 मेंबर हैं, जो ओरिजिनल मेंबर्स है वो है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और साथ में दूसरी कंट्री के भी लोग थे, स्पेशली जो आए थे वो थे एक तो टर्की के प्रेसिडेंट आए थे, साथ में जो क्राउन प्रिंस थे यूएई के वो आए थे, सऊदी भी यहाँ पे आए थे, और ईरान के प्रेसिडेंट वो भी यहाँ पे आए थे। तो इससे एक तो अमेरिका को भी झटका मिला कि जो इंडिया को टारगेट कर रहा है, और दूसरी बात है कि पीएम मोदी की इमेज दोबारा से आ गई कि पीएम मोदी वो आदमी है जिनको कभी भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। और आप देखिए यहाँ पे एक समिट हुई, और समिट के अंदर एक मीटिंग की गई पीएम मोदी के द्वारा और जी जिनपिंग के बीच में, और इस मीटिंग के अंदर बहुत सी बातें डिस्कस की गई कि एक किस तरीके से इंडिया और चाइना अपने रिलेशन को डेवलप कर सकते हैं, इसके और भी स्टेप लिए जाएंगे। ये स्टेप तो हो गया, लेकिन और भी स्टेप लिए जाएंगे। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे पहले हमारी फोर्सेज तैयारी कर ली है विड्रॉ करने की, इससे एक और फर्क पड़ेगा कि जो हमारी 50,000 की फौज खड़ी है वो रिड्यूस कर दी जाएगी, क्योंकि सारी जो फोर्सेज है बैक आएंगी, तो कुछ फोर्सेज और पीछे आ जाएंगी। तो एक हमें आराम मिलेगा, हमारी फोर्सेज को आराम मिलेगा कि वहां से थोड़ा पीछे आ जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी पीठ करके खड़े हो जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। एक चाइना मतलब चाइना के साथ जब रिलेशन इंप्रूव होते हैं तो एक तो ये पैसेज जाता है यूएस को कि इंडिया स्ट्रांग है और इंडिया और चाइना में इकट्ठे हो रहे हैं। अगर हमने इसी तरीके से इंडिया को टारगेट करेंगे तो इंडिया डिवॉल्व करेगा। और दूसरी एक और बात है, यहाँ पे एक डिस्कशन बात हुई कि डी डॉलराइजेशन की, कि डॉलर को यूज करना बंद करो और अपनी फोकल करेंसी में काम करो। इससे भी अमेरिका को बहुत भारी झटका लगा। और तीसरा यहाँ पे जो ट्रूडो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे जो इंडिया को टारगेट कर रहे थे, उनको बड़ा झटका लगा। और इसी रीजन से क्योंकि अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया इस टाइम पे ऑफेंसिव तरीके से चाइना से डील कर रही थी और अमेरिका को टारगेट कर रही थी। तो इस मीटिंग से और स्पेशली जो इंडिया का एग्रीमेंट हुआ चाइना से, यूएस परेशान है, पाकिस्तान परेशान है। सूद साहब, निश्चित रूप से ये इतना बड़ा घटनाक्रम है, इसको लेकर वाकई अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है, जैसा कि आपने कहा। और मैं एक चीज और देख रहा था कि मोदी जी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होकर जैसे ही दिल्ली पहुंचे, उसके थोड़ी ही देर बाद, कुछ ही घंटों बाद, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज जो है वो इंडिया में पहुंच गए और यहां आके उन्होंने 27 समझौते कर लिए। तो जर्मनी जो वो भी भारत को
लगे हाथ क्रिटिसाइज करता रहा है ह्यूमन राइट्स के इश्यू पर। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि अचानक जर्मनी का आना, जर्मनी के चांसलर का यहां आना, ये कहीं कोई मतलब कहीं इसमें अमेरिका का कुछ है क्या कि भाई उस भेजो, हम झटका लगा है? नहीं देखिए, अब सिंपल सी बात है, एक्चुअली जर्मनी को तो वैसे बड़ी प्रॉब्लम है रशिया से, क्योंकि जर्मनी बहुत क्लोज है रशिया के, वहां पे यूएस की फोर्सेस भी खड़ी हैं, नाटो की फोर्सेस खड़ी हैं, और वो देख रहे हैं कि इंडिया की मजबूती, इंडिया की पोजीशन। देखिए जर्मनी के अंदर कई प्रॉब्लम्स हैं। एक जर्मनी के अंदर प्रॉब्लम है मुस्लिम्स की, इस्लामिस्ट की प्रॉब्लम है, उससे परेशान है। और यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया गया है कि 90,000 इंडिया के सेमी जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको जर्मनी के अंदर बुलाया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, क्योंकि उनको मुस्लिम से तो प्रॉब्लम है, लेकिन इंडिया ने हिंदू से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जितने लोग जाएंगे ज्यादातर हिंदू जाएंगे वहां पे, स्किल्ड वर्कर्स, और क्योंकि वहां पे बहुत सी डेमोन्स्ट्रेशन भी हुई है मुस्लिम्स के द्वारा। तो नेचुरली बात देखिए ऐसा है कि यहाँ पे नाटो की बात तो है, जैसे मेन 5 कंट्री इंडिया को टारगेट कर रही है यूएस के कहने पे, वो है 5 आई कंट्रीज। 5 आई में आता है यूएस, साथ में आता है आपका कनाडा, साथ में यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की स्माइल से इंडिया को कोई जवाब दिया जाता है, लेकिन यूके उन्हीं की जवाब नहीं बोलता है, क्योंकि वहां पे लेबर पार्टी आ चुकी है यूएस ब्रिटेन के अंदर। तो ये इंडिया को टारगेट तो कर रहे थे, लेकिन कब तक टारगेट करेंगे, कब तक पन्नू को सपोर्ट करेंगे? और उनको समझ में आ गया कि पन्नू पन्नू करते रहेंगे तो इंडिया पुतिन पुतिन करता रहेगा और पुतिन के साथ जाके बैठेगा। ये जो वार है ज्यादा देर चलने वाला नहीं हो। दूसरी बात है कि इस टाइम पे जो यूएस के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, वहां पे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे ट्रंप आने वाले हैं, बड़ी अच्छी मेजॉरिटी से आएंगे, क्योंकि जो बाइडेन की गवर्नमेंट टोटली फेल हो चुकी है, और जितने हिंदू बैठे हैं ब्रिटेन के अंदर, यूएस के अंदर, वो किसी भी तरीके से जो बाइडेन को वोट नहीं देंगे या कमला हैरिस को वोट नहीं देंगे, वो वोट देंगे ट्रंप को। और ट्रंप ने वैसे भी कह दिया था कि मैं जब आऊंगा यहाँ पे, जब कि व्हाइट हाउस के अंदर जब आऊंगा तो आपका रिप्रेजेंटेटिव यानी कि हिंदू का रिप्रेजेंटेटिव वहां बैठा है और हिंदुओं पे टारगेट नहीं किया जाएगा। और इस तरीके से जब ट्रंप आएंगे तो वहां पे जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, हिंदुओं पे टारगेट किया जा रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा, रशिया यूक्रेन वार खत्म हो जाएगा, और तो इसके बाद से वर्ल्ड में पीस आ जाएगी और इंडिया दोबारा से अपनी पोजीशन पे बाउंस कर सकेगा। वैसे भी इंडिया बाउंस कर चुका है जब से हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हुए और पीएम मोदी दोबारा सेंटर स्टेज में आ गए इंडिया के अंदर और इंटरनेशनल स्पेस पे। लेकिन जो चाइना के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है, ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट है, इसके आगे हम और भी बातें करेंगे। लेकिन जब भी हमारा चाइना से स्टार्टअप चल रहा था, हमारी ट्रेड इंपैक्ट नहीं हुई। 110 बिलियन की ट्रेड थी इंडिया और चाइना की, जबकि हम बहुत सी चीजें चाइना से मंगाते हैं, लेकिन इंडिया उसकी तैयारी भी कर रहा है कैसे वहां से बचा जाए। जैसे सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रियां लग रही है इंडिया के अंदर, एक तो टाटा ने फैक्ट्री लगाई गुजरात के अंदर $15 बिलियन की, जो 2 से 3 साल में चालू हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो आपके अडानी है, उन्होंने $10 बिलियन खर्चे हैं एक महाराष्ट्र में फैक्ट्री लगा रहे, जब यहाँ पे आपके सेमीकंडक्टर बनेंगे जो लगाए जाते हैं टीवीज में, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंदर, फ्रिजेस के अंदर, कारों में, तो इससे हमारी चाइना पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी, साथ में हमारी वहां से इंपोर्ट है वो कम हो जाएंगे। तो इंडिया इसी तरीके से काम कर रहा है, डिपेंडेंस तो कम कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ चाइना के साथ रिलेशन इंप्रूव भी कर रहा है, और यही एक बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। और आईएमएफ ने रिपोर्ट के अंदर कहा कि अब जो बहुत से लोग हैं जो अपनी इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, वो आपसे शिफ्ट करेंगे चाइना की तरफ या इंडिया की तरफ। बिल्कुल सही है सूद साहब, लेकिन एक बात और है, लास्ट आखिरी सवाल ये है कि चाइना के साथ हम आगे तो बढ़े हैं रिलेशन में, हमने थोड़ा सा लचीलापन दिखाया, और चाइना को भी जरूरत थी क्योंकि चाइना की इकोनॉमी खराब हो रही थी और चाइना में बहुत सारी इश्यूज पैदा हो गए थे, तो कहीं ना कहीं चाइना को तो जरूरत थी। लेकिन सर चाइना का जो उसके साथ भारत का जो पिछला एक्सपीरियंस है वो थोड़ा ठीक नहीं है। तो ये जो समझौता हुआ इसमें मतलब जैसे कहा गया है कि अब सेनाएं पीछे हट रही हैं, पेट्रोलिंग शुरू होगी, तो क्या लगता है आपको? देखिए चाइना का ये फोर्सेस का हमारा एग्रीमेंट हुआ है, यानी कि वहां पे पेट्रोलिंग होगी। जो हमारी फोर्सेस बहुत आगे खड़ी हैं वो थोड़ी पीछे आ जाएंगी। पीस टाइम में ऐसा ही होता है, जब वार टाइम होता है तो फोर्सेस आगे चली जाती हैं। इवन अगर आप सोचते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारी फोर्सेस खड़ी है, वहां पे हमारी आर्मी नहीं खड़ी, वहां पे बीएसएफ खड़ी होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे फोर्सेस थोड़ी पीछे आ जाएंगी, लेकिन ये तो नहीं है कि फोर्सेस को टोटली विड्रॉ कर लिया जाएगा। देखिए चाइना के साथ जो मर्जी एक्सपीरियंस हो, आज से पहले भी तो हमारी फोर्सेस खड़ी थी, लेकिन तब क्या होता था कि चाइना हमारे एरिया के अंदर घुस जाता था बार बार, चाहे लेह लद्दाख हो चाहे आपका अरुणाचल प्रदेश हो, और घुस के वहां पे कुछ दिन में बैठ करके चला जाता था। लेकिन अब चाइना वो भी नहीं करेगा, क्योंकि तवांग के अंदर चाइनीज फोर्सेस घुस गई थी कुछ साल पहले, तो हमने उनके 100 जो आर्मी के लोग हैं उनको कब्जे में कर लिया था।
अरेस्ट कर लिया था, 2 दिन के बाद छोड़ा जब हाई लेवल बातें हुई। देखिए ये एग्रीमेंट का मतलब नहीं कि वहां से फोर्सेस विड्रॉ कर देंगे, बॉर्डर को खाली छोड़ देंगे, फोर्सेस रहेगी लेकिन थिन आउट हो जाएगी। अभी क्या है, हमारे टैंक्स खड़े हैं, हमारे प्लेन्स खड़े हैं, और यहाँ पे जो इस एरिया के अंदर हमने यहाँ से लेके कश्मीर के अंदर कम से कम 21 हमने हेलीपैड्स बनाए, ताकि इमरजेंसी के अंदर हमारे वो भी तैयार है, हेलीपैड के अंदर अगर हम आर्मी भेजनी है वहां से विड्रॉ करने। लेकिन ये बात नहीं है कि यहाँ पे जैसे लोग सोच रहे हैं कि हम अब पीस एग्रीमेंट हो गया तो हम अब आंख बंद करके सो जाएंगे। हम सोएंगे नहीं, जागे रहेंगे। और पीएम मोदी का तो एटीट्यूड ये है, देखते हैं लेकिन झुकते भी हैं, लेकिन आंखें बंद नहीं करते। या जैसे पीएम मोदी के सामने 2 आंखें तो पीछे 4 आंखें। ये नहीं है कि अब शटर ऑन करने को बैठ जाएंगे और चाइना जो मर्जी करे। वहां पे फोर्सेस रहेंगी लेकिन थिन हो जाएंगी, क्योंकि पीस टाइम में फोर्सेस कम हो जाती हैं, और अगर वार टाइम हो तो फोर्सेस और ज्यादा बढ़ जाती हैं, जब टेंशन हो तो फोर्सेस थोड़ी सी और बढ़ जाती हैं। तो इस टाइम पे फोर्सेस तो रहेंगी लेकिन पीछे आ जाएंगी। ये तो नहीं है कि हम आंख बंद करके बैठ जाएंगे। रडार्स लगे हैं, हमने सारा इक्विपमेंट लगा रखा है जिससे पूरी नजर रख रहे हैं चाइना की तरफ, और अगर चाइना वहां मूव करेगा, हमारे सैटेलाइट्स हैं और रॉ के जो लोग हैं वो भी देख रहे हैं। रॉ के पास स्पेशल इक्विपमेंट है जिससे वो चाइना के अंदर 200 किलोमीटर अंदर तक देख सकते हैं। तो सारा काम रहेगा, लेकिन ये नहीं है कि हमने आंख बंद कर ली और चाइना हमारे एरिया में कब्जा कर ले। जब बॉर्डर में स्टैंड अप चल रहा था, चाइना ने एक बात कही थी कि आप हमारी पीएलए की दीवार को तोड़ के दिखाओ। इंडिया ने कहा कि हमें दीवार तोड़ने की जरूरत नहीं है आपकी, आप में हिम्मत है तो आगे बढ़ के दिखाओ। चाइना ने देख लिया, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी इंडिया के अंदर घुसने की। और दूसरी बात है कि चाइना की जो मेन अटेंशन है इस टाइम पे वो आ रही है तवांग की तरफ, ताइवान की तरफ, और चाइना वहां ध्यान देना चाहता है। उससे वो चाहता है कि उनकी फोर्सेस यहाँ से विड्रॉ होकर के उस एरिया में चले जाएं। अगर हमारी फोर्सेस घट रही हैं तो चाइना का भी घट रही है, तो चाइना अपनी अटेंशन पूरी देना चाहता है ताइवान की तरफ, और ताइवान में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो यूएस का उसके साथ एग्रीमेंट है, यूएस चले जो मर्जी करे, और यूएस ने इंडिया को धोखा दिया है तो इंडिया उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है कि इंटरवीन करे और इंडिया इंटरवीन भी नहीं करेगा। हमने क्वाड बनाया चाइना को काउंटर करने के लिए, लेकिन हमने उसको कन्वर्ट कर दिया ट्रेड टॉक्स के अंदर, लेकिन हम उसके अंदर कोई मिलिट्री एक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। वैसे भी हमेशा यूएस चाहता रहा कि इंडिया चाइना से लड़े, हम अवॉइड करते रहे। और अब प्रॉब्लम यूएस की है, जिसने इंडिया को टारगेट किया वो चाइना से लड़े, भिड़े, मरे, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, हमारा एग्रीमेंट है कि हमको उनको लॉजिस्टिक देंगे तो देंगे। बिल्कुल ठीक है सर। तो चीन के साथ ये समझौता और अमेरिका की चिंताएं जायज हो सकती हैं, लेकिन भारत ने कहा है कि ये जो ब्रिक्स जो है वो किसी एंटी वेस्ट नहीं है। ये ब्रिक्स एंटी वेस्ट नहीं है, ये मानवता के को बचाने के लिए है। ये उसके समर्थन में है ये ब्रिक्स। देखिए आपको मैं पांडे साहब एक और बात क्लियर कर दूं। यहाँ पे एक G7 बना हुआ है। G7 कौन सी कंट्री है? यूरोपियन कंट्रीज हैं। अपना ग्रुप बना के रखा, अपनी बातें डिस्कस करती हैं। इंडिया को तो नहीं पूछा उसके अंदर ना, इंडिया जरूर इन्वाइट कर लेते हैं इंडिया की पोजीशन की वजह से। तो इंडिया ने भी अपने एक ग्रुप बना लिया रशिया के साथ मिलकर, क्योंकि रशिया का साथ नहीं छोड़ सकते। और ये ब्रिक्स जो है नॉन वेस्टर्न है, टर्की भी इसमें ज्वाइन करना चाहता है। यहाँ पे जो इनकी जो पॉपुलेशन है वो 45% है जो ब्रिक्स कंट्रीज की है, और इनकी जो इकोनॉमी है 35% है। तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी है ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए, साथ में अलग तरीके से काउंटर करने के लिए यूएस का जो G7 ग्रुप है या यूएस का जो नाटो ग्रुप है उसको टारगेट करने, उसको चैलेंज करने के लिए। देखिए हम भी तो अपनी बात करेंगे ना कहीं पे, यूएन तो इररिलेवेंट हो चुका है। तो इंडिया जो मर्जी बात कहे, चाहे एंटी वेस्ट ना कहे, हम तो मानेंगे ना कि एंटी जो ग्रुप बना उसको एंटी है, उसका काउंटर है। हम भी तो अपनी पहचान रखेंगे ना। और इंडिया आज कोई छोटी कंट्री तो नहीं है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, और दूसरी बात है 5 नंबर की इकोनॉमी है जो बहुत जल्दी तीसरे नंबर पे आ जाएगी। तो हमें वर्ल्ड कैसे इग्नोर कर सकता है, और कैसे यूएस जैसी कंट्री हमारे को टारगेट कर सकती है और हमें टारगेट करेगी, फिर कहेगी हम उसके तलवे चाटें। और इंडिया ने इसलिए ब्रिक्स भी ज्वाइन करके रखा है, अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी रिकॉग्निशन के लिए, अपनी कंट्री के इंटरेस्ट के अंदर। और इंडिया वही कर रहा है, अपना इंटरेस्ट देख रहा है, और हम स्ट्रांगली अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं और रशिया के साथ मिलकर रहेंगे, रशिया के साथ डेवलप करेंगे रिश्ते। अगर चाइना हमारे साथ अच्छा रहेगा, बॉर्डर के इशू तो रिजॉल्व कर लिया, लेकिन अगर बाकी इशू भी रिजॉल्व कर देगा तो चाइना के साथ दोस्ती कर लेंगे और अच्छी दोस्ती करेंगे। वो सब डिपेंड करता है चाइना पे। अगर चाइना अपना क्लेम छोड़ दे अरुणाचल पे और लेह लद्दाख पे तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हम अच्छे से चलेंगे एक दूसरे के साथ मिलकर। लेकिन हम अपनी तैयारी तो करते रहेंगे। देखिए जो मर्जी सिचुएशन हो, चाइना के पास सी के अंदर बहुत ताकत है, 70 सबमरीन है चाइना के पास, और हमारे पास 18 सबमरीन है। लेकिन इंडिया ने रिसेंटली 21 सबमरीन बनाने का एक प्रोजेक्ट तैयार किया हुआ है। 25 सबमरीन एट ए कॉस्ट ऑफ $31 बिलियन वो बनाई जा रही है, न्यूक्लियर सबमरीन बनाई जा रही है। जर्मनी हमारे को न्यूक्लियर सबमरीन बना के दे रहा है, और जर्मनी के जो चांसलर इसलिए यहाँ पे आए इंडिया के अंदर, उनको हमारी जरूरत है कि वो चाहते हैं इंडिया के साथ डिफेंस डील्स हो ताकि उनकी इकोनॉमी प्रॉप अप हो। और इंडिया के लोगों को इसलिए बुलाना चाहते हैं अपनी कंट्री के अंदर
क्योंकि उनकी अपनी कंट्री की सिक्योरिटी देख रहे हैं, उनको टेक्निकल लोग चाहिए और इंडिया के लोग काम भी करते हैं, लेकिन किसी मुस्लिम को अपनी कंट्री में कोई लाना नहीं चाहता, हिंदूज को प्रेफर करते हैं, इसलिए उनके चांसलर इंडिया के अंदर आए, इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं, इंडिया की पोजीशन देख के, इंडिया की इकोनॉमी देख के, इंडिया की जरूरत देख के और अपनी जरूरत देख कर। चलिए सर, ये बिल्कुल बहुत जो भी हो रहा है ये अच्छा हो रहा है और हम तो यही करते हैं कि बेहतर होगा आगे चलकर और भारत और चीन भी नजदीक आएंगे और बाकी भारत की जो एक कूटनीति है, बैलेंसिंग एक्ट है भारत का, वो तो चलता ही रहेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।